हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट ईयर के लेक्चर्स में ट्रेडिंग अकाउंट देखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा है, उसके साथ ही साथ हमने कैपिटल अकाउंट भी पढ़ लिया है। अब इसके आगे का जो भाग है और बहुत महत्वपूर्ण भाग है वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपके लिए कम से कम 3 से 4 चैप्टर्स जो आने वाले हैं उसमें आपको ज़रूर मदद देने वाली है। जैसे कि नॉट फॉर प्रॉफिट में भी हम लोग बैलेंस शीट देखने ही वाले हैं, और एडमिशन, रिटायरमेंट, इस तरह के क्वेश्चंस में भी आपको बैलेंस शीट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सबसे पहले इस बात की ओर ध्यान दें कि क्या आपको सभी तरह की एसेट्स और लायबिलिटीज़ समझ में आती है। उदाहरण के लिए जब मैं आपसे कहती हूँ कि एसेट्स, तो एसेट्स का मतलब क्या है? तो एसेट्स का मतलब है वो सभी तरह की तरल संपत्ति, चालू संपत्ति और स्थायी संपत्ति जो कि व्यापार में है। इस तरह से यदि हम सोचें तो आपके पास में एक एसेट्स की लिस्ट तैयार हो जाती है, और ये सभी जो मैंने अभी बोला, तरल का मतलब होता है लिक्विड, चालू का मतलब होता है करंट, और स्थायी का मतलब होता है फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स। तो इस तरह से जब हम अपना बैलेंस शीट पढ़ना शुरू करते हैं या एसेट्स हम लोग समझना शुरू करते हैं, तो उस एसेट्स में ही हमको ये सारी चीज़ों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लास्ट ईयर ऑलरेडी हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट देखा हुआ है। इस हिसाब से आप फॉर्मेट जानते ही हैं। बैलेंस शीट में हम लोग जनरली वापस से कितने कॉलम्स करते हैं? 6 कॉलम्स करते हैं। लायबिलिटीज़, अमाउंट, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट और अमाउंट। जब हम लायबिलिटीज़ पढ़ने जाते हैं तो हमारा ध्यान पूरा लायबिलिटीज़ की ओर ही होना चाहिए। उस समय आपके दिमाग में ये बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि लायबिलिटीज़ का अर्थ क्या होता है। तो लायबिलिटीज़ यानी व्यापारी या व्यापारियों के दायित्व। उदाहरण के लिए यदि हम बात करते हैं कि एक लोन लेना दायित्व है चुकाने का। यदि यदि किसी पार्टनर ने या किसी ट्रेडिंग में या किसी ट्रेडर में अगर किसी तरह का लोन लिया हुआ है तो उसका चुकाने का दायित्व है। तो अब लोन किस किस तरह के हो सकते हैं? तो बिल्स पेबल उसमें है, सबसे ज़रूरी सैलरी क्रेडिटर्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक लोन है, और पार्टनर्स लोन है, और अदर लोन्स हैं, जो कि अपने आप हर एक क्वेश्चंस में आपको अलग अलग दिखाई देंगे। इस हिसाब से आपके पास में लोन्स की जितनी भी कैटेगरी वो तो लायबिलिटीज़ में सबसे पहले आएगी ही। उसमें हम लोग करंट तरह के लोन्स की बात करते हैं। तो करंट तरह के लोन यानी जो आपको हर हर साल चुकाने होते हैं, आप उसको हर साल टैली करने वाले हैं। अब उसके अलावा अगर लायबिलिटीज़ के रूप में देखें तो जिन पार्टनर्स ने व्यापार में पैसा लगाया है वो उसे रिटर्न करने की जवाबदारी होती है। यदि मैं एक व्यापारी हूँ और अगर मैंने व्यापार में पैसा लगाया है तो मैं ये ज़रूर सोचूंगी कि सबसे पहले मेरा लगाया हुआ पैसा मुझे वापस मिल जाए, और इसीलिए हम कैपिटल में प्रॉफिट को जोड़ते हैं और लॉस को माइनस करते हैं। तो उसका अलग से इक्वेशन है जो कि हम अपने आप देखने ही वाले हैं एडजस्टमेंट पढ़ते समय। तो यहाँ पर ये एक कैटेगरी, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया लायबिलिटीज़ में? मैंने आपको बताया अबाउट द करंट लोन्स, करंट लायबिलिटीज़। उस करंट लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक लोन है, और पार्टनर्स लोन और अदर लोन्स। उसके बाद दूसरी कैटेगरी क्या है? कैपिटल्स की, यानी जो पैसा व्यापारियों ने लगाया हुआ होता है, पार्टनर्स ने लगाया होता है, वो वापस लेंगे, उसे हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल। उसके बाद में अलग तरह के कुछ खर्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए मज़दूरों से मज़दूरी करवाई गई है और उनको पैसा देना बाकी है। तो ये सभी तरह के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, चाहे वो वेजेस हो, चाहे वो ऑफिस एक्सपेंसेस में हो, चाहे वो सैलरीज़ में हो। जनरली हर क्वेश्चन में सैलरी आउटस्टैंडिंग दिया ही होता है अगर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो उस हिसाब से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी सबसे ज़रूरी एक लायबिलिटीज़ होती है व्यापारियों की या पार्टनर्स की। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमने सामने से एडवांस लेके रखा है। इट्स कॉल्ड अ प्री रिसीव्ड इनकम। इसे हम कहते हैं प्री रिसीव्ड, यानी आपने सामने वाले से एडवांस लेके रखा है तो आपका काम है कि आप उस लिए हुए पैसे के बदले में काम करके दें, इसीलिए वो लायबिलिटीज़ में आता है। उसके अलावा कुछ फंड्स होते हैं और प्रोविडेंट फंड्स होते हैं। तो प्रोविडेंट फंड, ये सब में हम लोग कहीं ना कहीं से अपना जो पैसा बचा हुआ होता है ना, वो पैसा वहाँ पर फंडिंग किया हुआ होता है, ये भी उसमें आता है। तो जब हम स्पेसिमेन देखने जाते हैं बैलेंस शीट का, तो आपको सीरियल वाइज एक ही फॉर्मिंग में लिखना होता है। तो उसमें लिखते समय हर बार हर क्वेश्चंस में जनरली फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग कैपिटल को सबसे पहले लिखते हैं, जो कि कहाँ से ट्रांसफ़र होकर आया होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफ़र होकर आता है। उसके अलावा हम क्या लिखते हैं? करंट लिखते हैं। करंट कैपिटल अकाउंट में से आया हुआ बैलेंस भी हम वहाँ लिखते हैं।
सैंड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, पार्टनर्स लोन्स, अदर लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्री रिसीव इनकम्स एंड द रिजर्व फंड एंड द प्रोविडेंट फंड। सिर्फ इतने ही फंड्स नहीं होते हैं, जैसे कि वहाँ पे लिखा हुआ रिजर्व फंड्स एंड प्रोविडेंट फंड, उस कैटेगरी में बहुत सारे और नॉमिनेटेड हैं। जैसे समटाइम्स वी सी द डिप्रिसिएशन फंड ऑल्सो देयर। डिप्रिसिएशन फंड, फिर हमने जो पढ़ के रखा हुआ डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाते समय हमने जो पढ़ा हुआ वही फंड की बात कर रहे हैं। और इस तरह से और भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग तरह के फंड्स आपको जैसे जैसे आएंगे हम क्वेश्चन वाइज देखते जाएंगे। उसके बाद में अब ये यहाँ पर कॉलम हो गया, उसकी टोटलिंग हो गई। और उसके बाद में फिर सेकेंडरी हम देखते हैं एसेट्स। एसेट्स का एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका है कि आप एसेट्स को इस तरह से मत सोचिए। जैसे मैं क्लासरूम में जब पढ़ाती हूँ तो हम एसेट्स को कैसे पढ़ते हैं, मैंने आपको सबसे पहले अपना डेस्क दिखाती हूँ कि ये टेबल, ये फर्नीचर है फॉर द स्कूल ट्रस्टी। जो कॉलेज की ट्रस्टी उनके लिए ये क्या है, वो एसेट्स हैं। उनका फैन, टेबल, जो बेंचेस हैं, जो लगा हुआ बोर्ड है, इट्स ऑल द एसेट्स। ये सभी एसेट्स हैं जो कि मदद कर रहे हैं टीचिंग के लिए। जो इक्विपमेंट्स वो यूज़ कर रहे हैं वो सभी, एक डॉक्टर के आप जगह चले जाएंगे तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहाँ पर उसके पास जो भी एसेसरीज हैं वो सब उसकी क्या हो जाएंगी, एसेट्स हो जाएंगी। तो ये हर क्वेश्चन वाइज एसेसरीज जो उनकी जो एसेट्स हैं वो बदल सकती हैं, लेकिन उसकी सिंपल एक कैटेगरी की गई है। जनरली हर क्वेश्चन में आएगा, हम लोग ये सब नॉट फॉर प्रॉफिट में देखने ही वाले हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पर सबसे पहले है गुडविल। गुडविल कंसेप्ट मैंने पढ़ाया हुआ। गुडविल का मतलब क्या होता है, ख्याति, प्रसिद्धि। हर एक ट्रांजेक्शन्स में, हर एक क्वेश्चंस में गुडविल का जो कैलकुलेशन है वो 2 या 3 जो मेथड्स हैं उसके हिसाब से हम लोग करते हैं, और वो गुडविल अगर कैलकुलेट करना हो तो किया जाता है, अदरवाइज जो दिया है उस अमाउंट को हम वैसे के वैसे लिख लेते हैं। जनरली गुडविल में कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है। लैंड एंड बिल्डिंग, फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़, लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फीचर्स, ये सभी जो मैंने अभी पढ़े वो सभी डिप्रिसिएशन अकाउंट से रिलेटेड हो सकते हैं, बिकॉज दे ऑल आर द फिक्स्ड एसेट्स। उसके बाद में पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क्स हैं, ये अपने आप में एक कैटेगरी है। जैसे ट्रेडमार्क्स आप लोग जानते हैं, किसी कंपनी का जो ट्रेड मार्किंग होता है उस पर बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं। कोको कोला कंपनी नाम जानते हैं, उस हिसाब से हम लोग जो प्रोडक्ट खरीदते हैं वो सब भी उसी के अंतर्गत आता है। यानी आपको कॉपीराइट मिलता है, जो आपकी बुक्स हैं या आपने पिक्चर बनाई है उस हिसाब से आपको क्या मिलता है, कॉपीराइट के परसेंटेज वाइज पैसे मिलते हैं, ये भी एसेट्स हैं। मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल पे भी समटाइम वी चार्जिंग द डिप्रिसिएशन। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ होता है लंबे समय तक एक मोटर कार काम कर रही है या उस हिसाब में और उसके अलग कैटेगरीज हैं वो काम करी, तो वो भी किस में आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में जनरली इंटरेस्ट से रिलेटेड एडजस्टमेंट होता है ना। उसके बाद में प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, हमने प्रोविडेंट फंड में पैसे लगाए हैं, हमने एक अमाउंट लेके इन्वेस्ट किया है, इट्स कॉल्ड अ प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। द प्रोविडेंट फंड इज a separate thing and the provident fund investment is a separate thing. इंटरेस्ट इक्योर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, उसके अलावा लोन्स एंड एडवांसेस, उसके अलावा लूज टूल्स, सैंड्री डेटर्स। अब यहाँ से जो मैंने पढ़ना शुरू किया सैंड्री डेटर्स, ये जो सैंड्री डेटर्स हैं, सैंड्री डेटर्स का मतलब क्या होता है, देनदार। वहाँ जो लाइबिलिटीज़ में थे वो लेनदार थे, यहाँ पर क्या है, देनदार। अब इन लोगों से पैसे हमको वसूल करने हैं, फिर उसमें बैड डेप्ट का इक्वेशन आता है, फिर उसमें हमको फॉर्मूलेज हैं, बैड डेप्ट है, आरडीडी है, न्यू रिजर्व्स हैं, ये सब कुछ उसी के अंतर्गत है। उसके बाद में है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अंतिम स्कंद, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, अगर स्टेशनरी का स्टॉक है इट्स ऑल्सो अवर एसेट्स। अगर आप एक बुक स्टेशनरी उससे रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली द स्टेशनरी इज ऑल्सो योर एसेट्स। कैश एट बैंक, स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने सामने वाले से एडवांस में आपने दे दिया है उसे, है ना, आपने पैसे दे के रखे हैं और उससे काम करवाना बाकी है, इट्स अवर प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब वही है कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिसका आपको वसूली मिलना बाकी है, आपसे पैसे आपने वसूल करने बाकी हैं, इट्स अवर आउटस्टैंडिंग इनकम। उसी को हम इनकम रिसीवेबल भी कहते हैं। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये वही ट्रांजेक्शन है जो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के टाइम पे बताया था। ये अपने आप में एक ऐसा ट्रांजेक्शन है जो हम 3 एडजस्टमेंट के साथ में करते हैं। पहला जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आता है, जो सेकेंडरी है वो लॉस बाय फायर और द लॉस वॉट एवर द रीज़न, इस तरह से वो डेबिट में जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। और जो तीसरा है जो क्लेम रिसीव्ड होता है, जो पैसा हमको मिल गया
मैं वापस से वही एग्जांपल ले रही हूँ, 5,000 का सामान था, उसमें से हमको वसूली हुई 4,500, 500 डूब गए, 500 आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और जो आपका अमाउंट है जिसे हम कहते हैं इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड इज 4,500 वी पोस्टेड इन अ एसेट्स, हम उसे एसेट्स में दिखाने वाले हैं। ये पैसे हमको मिल गए लाइक द कैश, आपके पास जैसे पैसा कैश के रूप में होता है वो किसी भी रूप में मिले, हम उसको यही दिखाने वाले हैं। उसके बाद में है पार्टनर्स करंट अकाउंट, अगर डेबिट बैलेंस आ गया है, अगर क्रेडिट बैलेंस है इट्स पोस्टेड ऑन द लायबिलिटी साइड, द लायबिलिटी साइड टोटली ऑन द क्रेडिट साइड, इट इज़ मेड फॉर द क्रेडिट साइड, और जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है वो आपका कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। इस तरह से ये मैंने आपको जस्ट स्पेसिमेन का इंट्रोडक्शन किया है। जो बैलेंस शीट है वो अपने आप में इतना बड़ा है और इतना सारा उसमें एडजस्टमेंट और इतना इंटरेस्टिंग है कि सचमुच में हम लोग बॉटली बॉय और जो हमारे इन्वेंशंस हैं उनके आभारी हैं कि उन्होंने इस तरह का सिस्टमेटिक रूल्स और के साथ में इंग्लिश सिस्टम बना के रखा हुआ है डबल एंट्री सिस्टम का, कि इट्स अ रियली वेरी गुड। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में एडजस्टमेंट देखने वाले हैं और उसके बाद में एक हम क्वेश्चंस लेंगे। ओके, थैंक यू।